और ऐसे ही हमें सीखने का मौका मिलता रहे। दीदी के स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसी ही लघु कथाओं से हमें प्रेरित करती रहें कि हम भी सीखें, समझें इन चीजों को, हम भी कुछ कर सके। अपने भावों को व्यक्त करने की हमारे अंदर, हम सभी के अंदर बहुत सारी भावनाएं ऐसे ही पड़ी रहती हैं जिसे हम किसी न किसी तरह से हम व्यक्त करना चाहते हैं, पर उनको एक सही राह नहीं मिल पाती है कि उस राह से वह गुजर जाए। वह उसको हम अपने कोरे कागज पर, हम आपस में बातें कर लेते हैं, हम अकेले में बातें कर लेते हैं, पर जब कागज पर उतारने की बारी आती है तो उसके लिए सही शब्द नहीं मिल पाता है। तो इसको अभिव्यक्त करना कितने उदारता के साथ और कितने प्रतीक रूप देकर के ये उड़े हुए पंछी को एक लघु कथा में व्यक्त कर दिया गया है। सच में बहुत 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 सराहनीय लघु कथा है। धन्यवाद। इससे अधिक मैं नहीं बोल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया समीक्षा आपने दिया। देखिए, हम लोग पहले से पढ़ कर समीक्षा देते हैं तो बात अलग है, लेकिन त्वरित समीक्षा देना बहुत मुश्किल काम है। अब आपने उनकी लोक कथा को तुरंत सुनकर आपने जो दिया है, हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि मुख्य अध्यक्ष की रचनाओं को भी हम पहले से उपलब्ध करवाएं मुख्य अतिथि को। ठीक है, बहुत बहुत फिर भी बात ने बहुत अच्छी टिप्पणी दी और उसी बहाने आपने लघु कथा पर भी आपने बहुत अच्छी बात कहा। बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आज के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि निशा भास्कर जी को, जो नई दिल्ली से हमसे जुड़ी हुई थी, और आज के अध्यक्ष सुनीता मिश्रा जी को, जो अक्सर हमारी संस्था की अभिन्न अंग बनी रही हैं। हम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रथम सत्र में आकर। लघु कथा के बारे में निश्चित तौर पर इससे बढ़िया पाठशाला और क्या हो सकता है कि हम एक दूसरे की रचनाओं को सिर्फ सुनते नहीं, सराहते नहीं, बल्कि जहाँ पर कुछ हम महसूस करते कि और बेहतर बनाई जा सकती रचना को, तो हम सुझाव भी देते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों को कि आपका स्नेह सहयोग इसी प्रकार मंच को मिलती रहे, ताकि अन्य रचनाकार भी इससे लाभ उठा सके। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग की मेहनत जब मिल जाती है तब उसकी बात कुछ और हो जाती है, उसका परिणाम कुछ और निकलता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम तुरंत दूसरे सत्र का आरंभ कर रहे हैं। हमारे मंच पर लगभग 1 दर्जन लोक कथाकार हैं, और मैं चाहूँगा कि लोक कथाकार बिना कोई कुछ टिप्पणी किए अपनी एक लोक कथा का पाठ करेंगे, और उसकी समीक्षा हमारी सुनीता मिश्रा जी मात्र एक मिनट में देंगी, कुछ दिशा निर्देश देंगी या कुछ जो भी कहेंगी यह उन पर निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज के लोक कथाकार किस किस तरह की लोक कथाओं को लेकर आए हुए हैं। आज हमारे मंच पर सबसे पहले जुड़ने वाली हैं सुधा पांडे जी, हमारी संस्था के अभिन्न अंग हैं और लगातार कई विधाओं में ये लिखती रही हैं, कविता, कहानी, लोक कथा, और वो मेरी तरह चित्र भी बनाती हैं, कभी कभी गाना भी गाती हैं, बहुत रुचि रखती हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं सुधा पांडे जी को अपने एक लोक कथा पाठ करने के लिए। मंच पे उपस्थित को मेरा नमस्कार है। मेरी लघु कथा है धनिया। धनिया, अरे अरे बारिश शुरू हो गई। मैंने अपने लोक भाषा भी है इसमें। हाँ बोलिए। अरे अरे बारिश शुरू हो गई, चलो चलो रोपनी करी ले छिए। ये अंगिका भाषा है। खेत में पानी भर गया, हल बैल लेकर किसान खेत की ओर चल दिए। कोई धान का गुच्छा बनाया, कोई बांस की बग्गी पर धान के गुच्छे को बांध लिया। धनिया अपनी साड़ी का फाड़ा कसकर खेत में धान एक सामान्य दूरी पर रोपने लगी। मन ही मन गुनगुनाने लगी, निहुरी निहुरी कृषक वधू, काटी रहली धान रे, रोपी रहली धान रे। धनिया बहुत खुश है। इस बार के मौसम से खेत का काम समय से हो रहा है। तरह तरह की बातें, मन कहानियां गढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना, साल भर का अनाज, पर्व त्योहार अच्छे से मनाना, बेटी की शादी, समाज परिवार का सम्मान। पता नहीं मन में किसान के क्या क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे साल का खर्च इस खेती पर ही निर्भर करता है। दुख बीमारी का इलाज, हर चीज खेत पर आश्रित है। आज बिचौलिया किसान से सस्ते दाम में खरीदते हैं और अपनी कमाई करते हैं। खेत से बाजार तक किसान को अपनी मेहनत का कम ही हिस्सा मिलता है।
आज किसान खुश तो है, लेकिन बिचौलियों के व्यवहार से निराश। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। अब आपके लोक कथा पर क्या टिप्पणी देती हैं, क्या सुझाव देती हैं? हम सुधा आज के अध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं इस लोक कथा पर विचार देने के लिए। सुनीता मिश्रा जी। त्वरित टिप्पणी मांग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है, ये अच्छी बात है, कम से कम लघु कथा दिमाग में रहेगी। जी जी। किसानों की उस पर लिखा है कि किसान, आपने जो लिखा है किसानों के बारे में कि किसानों को फसल तो भरपूर मिलती है, त्योहार और ये सब हो जाता है, अच्छे से बन जाता है, शादी ब्याह वगैरह, खुशी है परिवार में, लेकिन बिचौलियों की वजह से उनकी ये सारी खुशियां छीन लाई। बिल्कुल यथार्थ कथा पे आपने यथार्थ चित्रण किया है कथा पे कि वाकई अगर बिचौलिए नहीं हो, बीच में ये नहीं हो, लेने वाले बीच में ही और बेचने वाले, तो किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत अच्छी कथा है आपकी, और आपने जो भाषा प्रयोग की है यहाँ पे अपने क्षेत्र की, गांव की, बहुत प्यारी भाषा के साथ, बहुत बढ़िया कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। आपकी लोक कथा को हमारे अध्यक्ष सुनीता मिश्रा ने मान्यता दे दी, तो और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके आगे हम आगे बढ़ते, आप इसी तरह लोक कथा लिखती रहें, निश्चित तौर पर आप लोक कथा के क्षेत्र में आगे जाएंगे। और इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे कविता, गज़ल, लघु कथा, सभी क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं। और इतना ही नहीं, वो मेरी तरह चित्र भी बनाती है, अब तो समझ गई होंगी। सपना चंद्रा जी हमारे मंच पर बैठी है, बहुत अच्छे चित्र बनाती है। सपना चंद्रा जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं आपको एक लोक कथा के साथ। बहुत दिन बाद आप मंच पर आ भी रही हैं, पता नहीं कितनी व्यस्त हो गई आजकल। आइए सपना चंद्रा जी। लेकिन पूरे सप्ताह आपकी कोई लोक कथा आई नहीं सुनी, तो सुनीता जी पहले भी टिप्पणी देती। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम, आदरणीय सुनीता दीदी, सिद्धेश्वर जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है आखिर में सास जो ठहरी। अच्छा, आखिर में सास जो ठहरी। सास, हाँ, आखिर में सास जो ठहरी सर। ना जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो तू मेरी कोख से पैदा हुआ। बिमला अपने इकलौते बेटे को कोसती बड़बड़ाती हुई लाठी टेकते दरवाजे पर आकर बैठी। वह अपनी बहू रत्ना का इंतजार कर रही थी। आज उसके आने में देर जो हो रही थी। उसे इस तरह परेशान होता देख पड़ोस की दुल्हन ने पूछा, अम्मा जी किसे देख रही हो, देर से कोई आने को है क्या? बिमला, हाँ दुल्हन, रत्ना नहीं आई है अभी तक। बेचारी हम सब का पेट पालने की खातिर स्कूल में पढ़ावे है, घर आकर ट्यूशन भी पढ़ावे है, साथ ही घर का काम भी करे है। क्या करें, हमारे पेंशन से तो घर ना ही चल सके है। दिन समय भी ठीक नहीं, औरत के लिए डेग डेग में खतरा पसरा है। अम्मा, आपका कैसा रूप है ये, रत्ना घर पर जब तक रहती है आपको फूटी आंख न सुहाती, और आने में देर हो जाए तो चिंता में बैठी हो। हाँ दुल्हन, हम सास जो हैं, सास ऐसी ही होवे है, यही कहेगी ना। कम से कम घर से बाहर जितनी देर रहेगी लोगों के साथ हंसेगी बोलेगी तो। वाह अम्मा जी, सास हो तो ऐसी। मेरे नसीब में यही दिन देखना लिखा था। सब दुलार प्यार का नतीजा है जो नीरज अपनी जिम्मेदारी ना समझे है। उस बेचारी के नसीब में गालियां ही लिखी है। वह इस निठल्ले से भी सुनती है और मुझसे भी। क्या करूं, वो घर के कामों में ही उलझी रहे अगर मैं उसका जीना ना हराम कर दूं। तभी रत्ना सामने से आती दिखाई दी। दरवाजे पर बैठी बिमला को देख डर ही गई। आज तो दुगनी गालियां पड़ेगी मुझे। रत्ना, अम्मा जी वो सामान खरीदने लगी इसलिए देर हो गई। बिमला, मैं तुझे पागल लगती हूँ या मुझे दिखाई ना पड़े है? मैं ना देख रही कि तू हाथ में सामान लिए आ रही है। ला मुझे दे, तेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा। मैं सिर्फ गालियां ही नहीं देती, प्यार भी करना जानती। रत्ना, नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। बिमला, अरे ला, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। दे सामान मुझे, चल तेरे लिए कुछ बना कर रखा है मैंने। रत्ना समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी वही सास है जो आंख खोलते ही गालियों की बौछार कर देती है। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी हाँ, संक्षिप्त में बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। कुछ सुझाव परामर्श जो भी देना चाहें। सुनीता जी आमंत्रित है। सपना बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, ये तो हमको पता है, सबको ही पता है। बहुत अच्छे गजल और पेंटिंग और स्केच वगैरह बहुत अच्छा बनाती है। लघु कथा भी उतनी ही अच्छी लिखती है। ये पारिवारिक कहानी लघु कथा है, पारिवारिक प्रश्नों पे अक्सर सास को बुरा बताते हैं लोग बात, लेकिन इतनी ऐसी बुरी नहीं होती है। उनके भी मन में प्यार होता है। कई लोगों की आदत क्या होता है, वो अपना प्यार भी गुस्से में दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हम पे गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन गुस्सा नहीं, वो अपने प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनकी चिंता है जो गुस्से के रूप में उभर के आती है। बहुत बढ़िया पारिवारिक चित्रण पे ऐसे सब से उठाया आपने, जिसको लोग नकारते हैं कि सास बहू में तो पड़सास है, तो क्या कहते हैं, चूल्हे की भी बुरी होती है, लेकिन बोलते हैं अपने माटी की भी बुरी होती है सास, तो मिट्टी की भी बुरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सास भी माँ का दिल रखती है, बेटा उसका नाला के। बहुत बड़े पारिवारिक इसमें आपने जो उतारा है सास के चित्रण को, बहुत बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग माइक यदि खोले हुए हैं तो कृपया बंद कर लेंगे। और लोग यदि माइक खोले हुए हो तो कृपया बंद कर लीजिएगा। जिनको आवाज़ दे रहे हैं कृपया वही हमारे मंच पर आए। बहुत अधिक लोगों तक आ नहीं, और 5-6 लोगों तक आ आपकी माइक ऑफ है सर, सिद्धेश्वर सर। करे कि और लोग माइक को ऑफ कर लीजिए। हम ही कर लिए थे आप लोग करने के अपेक्षा ताकि हम लोग कथाओं का चीज़ सुन सके। तो अब 5-6 लोग कथा कार और है, उसकी रचनाओं को हम सुन लेते हैं। हमारे मंच पर एक ऐसी लोक कथा लेखिका है जो हाल में ही लिखना शुरू की है। मतलब हाल का मतलब है कि 2-4 साल से लिख रही हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अच्छी लोक कथाएँ उन्होंने बहुत सृजन किया है। देखते हैं कि आज वह अपनी झोली में किस तरह की रचना लेकर आई है। हमारा आशा है गार्गी राय जी से कि कृपया अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। मंच को नमन, यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को नमन। मैं करीब 1.5-2 साल से ही लिखना शुरू की हूँ और आप सभी सुधीजनों से रोज रोज सीखती हूँ, रोज एक एक लाइन बढ़ता है। आज मेरे लघु कथा का शीर्षक है वंशवाद। जी, वंशवाद। चाहे बेटियां जितनी तरक्की कर ले, परंतु समाज में पुत्र मोह कम नहीं होता। सुधा ने अपनी सहेली रेशमी को समाज का एक स्याह चेहरा दर्शाते हुए आगे कहा, देखो ना, मुझे तो सासू माँ ने 2 बेटियों के कारण ताने उलाहने दिया ही, लेकिन आज तो हद ही हो गई जब उन्होंने मेरी पालतू चिक्की को उसके 3 बच्चे होने पर अपना व्यंग बाण छोड़ते हुए कहा, इसके मायके की है ना, इस पर भी असर हो गया, तभी तो 3 पुतिया ही जने हैं इसने। सुबुकते हुए सुधा ने दुख के साथ अपनी बात पूरी की। कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं सुधा, किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे पोते के रूप में कुत्ता ही क्यों न मिले। रेशमी ने बड़ी सरलता से सुधा को समझाया। जी धन्यवाद। वाह, अच्छी रचना है, लेकिन हमको लगता है कि अंतिम लाइन में एक शब्द अंतिम जो आप विवेचना दे दी वो नहीं रहता, बड़ी बढ़िया लोकता आपकी बन रही थी। पंच लाइन जिसको कहते हैं, आपके अंतिम वक्त पंच लाइन है, वहीं पर अंत होता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर। अब देखिए अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं, ये तो मेरी समझ है। और आपकी लोककथा शीर्षक क्या था? वंशवाद। वंशवाद। हाँ, अब सुनीता जी अपनी टिप्पणी देंगी। मुझे आपकी वो लाइन बहुत अच्छी लगी और उसे पंच पे आप ले सकती थी, लेना चाहे तो, कि लोग जो हैं बड़े रूढ़िवादी होते हैं, उनको पोता ही चाहिए रहता, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, कुत्ता ही। हाँ, कुछ ऐसा ही लाइन है ना। तो बहुत कुत्ता ही क्यों ना हो, पोते के रूप में कुत्ता ही क्यों ना हो, पोते के रूप में कुत्ता ही क्यों ना हो। वो लाइन यहाँ का भी हो जाए। हाँ, तो बहुत बड़ी जन्म दिया था ये ना, उसके मायके से जो लेके आई थी बहू, उसके जो कुत्ते ने 3 उनको शी डॉग को जन्म दिया था। तो हाँ, तो वंशवाद पे वही है, सामाजिक कथा है, पर बहुत आपने जो उसका गठन किया है, जो उसको गढ़ा है, मैं पढ़ती हूँ गार्गी में आपकी
आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, आपकी कथा अभी भी जो आपने भेजी है अवसर बहुत बढ़िया, उसमें बिना ना नुकुर के मैंने लिखा है, बहुत बढ़िया, बस इतना ही लिखा है उसमें। तो ये भी ऐसे ही है। और अगर पंच लाइन वहीं पे रोक देती था, भले ही वो 2 लाइन 3 लाइन की बनती लघु कथा, 4 लाइन की बनती, तो वो और भी ज्यादा असर करती, प्रभाव डालती, क्योंकि उसमें शब्द जो हैं वो बड़े कुटिल अजीब तरह के व्यंग्यात्मक लहजे। जी जी, अंतिम शब्द बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाइन उन्होंने दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी सटीक टिप्पणी दे रहे हैं। वो मेरे ही दिल की बात को आप अपनी जुबान से कह दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म हो गई, गार्गी ने खत्म कर दिया होगा वहाँ पे, क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत अच्छी इनकी अधिकांश लोककथाएं ऐसी ही होती है, मैंने देखा है, अच्छी लिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल नए नए तरह के विचार वो प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे मंच पर एक बहुत ही अच्छे रचनाकार उपस्थित, हालांकि वो शायर गज़ल के रूप में प्रतिस्थापित हैं और गज़ल बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन उन्होंने लोक कथा लिखना भी आरंभ किया है और अपना दिल्ली में प्रकाशन भी चला रहे हैं। विन्यास प्रकाशन से कई पुस्तकें अच्छी आई है, तो मैं उन्हें बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूँ। हमारे अनुरोध पर आज उपस्थित हुए हैं। हम कहें कि आप कम ही लोक कथा लिखे हैं, लेकिन आप लिखना आरंभ किए हैं, तो आपको सतत इसमें आना चाहिए। हमारा प्रयास तो यही रहता है कि जो भी नए लोग हैं लोक कथा के क्षेत्र में या पुराने हैं, वो एक मंच पर आएँ और अपनी अभिव्यक्ति दें, उससे ही कुछ सीखने और सिखलाने का मौका मिलता है। चैतन्य जी हमारे अभिन्न मित्र घनश्याम जी के पुत्र हैं। घनश्याम जी जो बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे घर पर उनका बहुत आना जाना रहा है। उनके पुत्र हैं, उनकी इस परंपरा को बहुत अच्छी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नई दिल्ली से वो जुड़े हैं हमसे। चैतन्य चंदन जी, आप कृपया अपनी एक लोक कथा का पाठ करेंगे। सभी को नमस्कार और सिद्धेश्वर सर का आभार कि उन्होंने मौका दिया। मैं मूलतः लघु कथाकार नहीं हूँ, मैं मूलतः गजलकार हूँ। एक लघु कथाएं हमने लिखी हैं, इसको सर ने कहा कि आप पहली और सुनाइए। मंजू जी, आप अपनी माइक को जरा बंद कर लीजिए, तो आवाज़ थोड़ा गूंज रही है। हाँ, चंदन जी बोलिए। सिद्धेश्वर सर का बहुत आभारी हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है निकम्मा। अखबार के दफ्तर में संपादक ने पत्रकारों को अपने केबिन में बुलाया और रौबदार आवाज में चीखा, निकम्मो, तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और थोड़ी ही देर में केबिन के अंदर से खर्राटे की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैतन्य जी। इसका शीर्षक था निकम्मा। बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी लोक कथा का प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूँगा कि सुनीता जी इस पर 2 लाइन अपनी दोस्त समीक्षा दें। तो आखिरी लाइन क्या है चैतन्य जी बताइए, आखिरी पंक्ति क्या है? आपने जो बोला उन्होंने निकम्मो चले। हाँ बोलिए। और थोड़ी ही देर में केबिन के अंदर से खर्राटे की आवाज आने लगी। बहुत अच्छा व्यंग्य, बहुत अच्छा व्यंग्य, बहुत अच्छा व्यंग्य, बहुत अच्छा व्यंग्य, बहुत बढ़िया विरोधाभास देती हुई व्यंग्यात्मक लघु कथा, बहुत बढ़िया, कहीं से कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह देना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी। वही आखिरी लाइन में जरा जी जी, मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं यदि संवाद ना भी हो, यदि इस तरह की बात व्यंग्यात्मक रूप से अंत हो, तो लोक कथा में प्राणतत्व आ जाता है। और मैंने कहा कि आप लोक कथा लिख सकते हैं, आप इसी तरह प्रयास करते रहिए, बस करते रहिए। जी जी। और हमारे अध्यक्ष महोदय इतनी अच्छी लोक कथा लिखा है, उन्होंने आपको स्वीकृति दे दिया, तब समझे कि आप और कितना आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैतन्य जी। और राजप्रिया रानी जी मंच पर हैं क्या? राजप्रिया रानी जी मंच पर जुड़ी हुई थी, यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। राजप्रिया रानी जी मंच पर नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे निर्मल कुमार डे जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं,
और लगभग हर गोष्ठी में हमारे मंच पर उपस्थित हो रहते हैं। यह उनका आत्मिक प्रेम है। और इधर हमारे मंच पर जुड़ने के बाद से उसके बाद से ही हमने देखा कि निर्मल कुमार जी लोककथा में बहुत सक्रिय हो गए। हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। जगह जगह उनकी रचनाएं जब आती तो लगता है कि हमारा मंच ने एक सार्थक रचनाकार लोककथा संसार को दिया है। और निश्चित तौर पर धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं निर्मल कुमार दे को साझा आमंत्रित करता हूँ उनकी एक लोककथा के साथ। आपकी निर्मल कुमार जी अपना माइक को खोलिए। माइक ऑन कर लीजिए सर। माइक ऑन कीजिए निर्मल कुमार जी। अब आप आए, जब हम बोले तो तब आई है राजप्रिया रानी जी, तो आपके बाद वो लोककथा पढ़ेंगे। आप पढ़िए। मंच को नमन। आज आदरणीय सिद्धेश्वर जी की डायरी से एवं आदरणीय सुनीता मिश्रा जी के अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लगता है कि यहाँ पर उपस्थित सभी लेखक लघुकथा की बारीकियों से अच्छी तरह से अवगत हो जाएंगे। आप दोनों ने लघुकथा की जितनी भी महीन बारीकियां हैं उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत ही मूल्यवान और अनमोल टिप्पणी दी है, जिसे हम सभी लाभान्वित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज अपनी एक लघुकथा जिसका शीर्षक है दो मुहा, उसका वाचन करने जा रहा हूं। तो शीर्षक है दो मुहा। ईशानी के पिताजी के गुजर जाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया थी ठीक से दवा दारू की व्यवस्था नहीं की। ईशानी जब देर रात अपनी ड्यूटी से घर वापस आती तो लोगों को कहते सुना गया, यह लड़की बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है माता पिता के गुजर जाने के बाद। ईशानी जब प्रमोशन के बाद ऑफिस की गाड़ी से आने जाने लगी तो विद्रूप व्यंग करने वालों की कमी नहीं रही। सही रास्ते से कोई भला इतनी तरक्की कर सकता है? ईशानी की शादी के उपलक्ष्य में प्रीति भोज में शामिल यही लोग कहने लगे, वाह शानदार पार्टी, खूब उम्दा व्यवस्था, तुम जैसी बेटी का बाप होना भाग्य की बात है। दो मुहा इंसानों को देख बड़ी घिन आती है, ईशानी ने मन ही मन कहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी। और आपकी लोककथा पर अध्यक्ष टिप्पणी एक लाइन में सुनीता जी देंगी। सर, इसमें आखिर में मुझे लेखिकी प्रवेश लगा। जी बिल्कुल। आखिर की जो पंक्तियां है कि मन ही मन कहा, ये बात सबको कि ईशानी ने मन में क्या कहा। 100% है वो, ईशानी ने मन ही मन कहा। तो मन की बात लेखक आए किसी के भी पास कैसे आए, आपके मन में क्या है मैं कैसे जान पाती हूँ। ये लेखिकी प्रवेश है, बस इसे धीरे से खिसका दीजिए, हटा दीजिए कहानी। बहुत अच्छी लघु कथा है, बहुत बढ़िया लघु कथा है। बताइए लेखिकी प्रवेश का थोड़ा सा। देखिए इस मंच से यही फायदा होता है कि अगर अध्यक्ष बढ़िया मिल जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाती है जो पढ़ी जा रही है लोक कथाओं से ही। और बहुत गंभीरता से हमारे अध्यक्ष महोदय जी लेखक को कैसे पता कि अगला क्या बोल रहा है। बिल्कुल यहीं पे बहुत बढ़िया। तो और बेहतर हम लोग का प्रयास होता है, हम लोग का प्रयास। अगर मेरी जिज्ञासा है, इसका भी समाधान कर दें। बताइए। अगर हम लिखे कि वह बुदबुदाने लगी तो क्या लेखक की प्रवेश हट जाएगा? बात बिल्कुल हटकर अपने आप बुदबुदाने लगी, वह बुदबुदाने लगी। सेंटेंस डाल दीजिए आप, वह बुदबुदाने लगी। ईशानी उनकी दो मुही बातें सुनकर वह बुदबुदाने लगी, वह बुदबुदाई, लगी भी नहीं, वह बुदबुदाई। बस डाल दीजिए वो जो आप लिख रहे थे। चलिए आज की गोष्ठी की एक उपलब्धि रही आपके लिए भी, तुरंत सुधार भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी और आज के अध्यक्ष महोदय जी को, इतनी समय दे रहे हैं और सब नए पुराने सभी रचनाकारों को। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है
कि इस तरह के लोग ही हमारे मंच पर आएँ, जो नए और पुराने दोनों को समान रूप से सुने और निष्पक्ष ढंग से अपने विचार को सामने रखें। जब तक निष्पक्ष ढंग से अपने विचार को हम सामने नहीं रखेंगे तो कुछ सीखने सिखलाने की बात सामने आ ही नहीं पाती है। अब हम पुनः आमंत्रित कर रहे हैं, अभी बुलाए थे वो नहीं आने में थोड़ी सी देर कर दी थी, अब मंच पर आ गई हैं राजप्रिया रानी जी। ये भी वही रचनाकार है जो कविता विता गजल तो खूब लिखती हैं, शायरी लिखने का खूब प्रयास कर रही हैं, लेकिन लोक कथा कम लिखने का प्रयास शुरू की है। अब उनकी लोक कथा कैसी है आज अध्यक्ष महोदय बतलाएंगे। मैं चाहूँगा कि वे अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। राजप्रिया रानी जी। बहुत बहुत नमस्कार सर। अब बाकी लोग अपना माइक को बंद कर लेंगे। ये अध्यक्ष जी आप भी अपना माइक उसे बंद कर लीजिए, थोड़ी आवाज़ आती है, आप जब बोलिएगा तब खोलिएगा। बाकी लोग माइक को बंद कर लीजिए। यहाँ पर उपस्थित सारे वरिष्ठ और विशिष्ट जितने लोक कथाकार और साहित्यकार हैं, मेरा उनको सादर प्रणाम करती हूँ और उनका अभिवादन भी करती हूँ। मेरी एक लोक कथा का शीर्षक है दीवार। निशा अपने मायके के घर की एक दीवार, घर की एक दीवार से जैसे बातें कर रही थी। गृह प्रवेश के दौरान निशा अपने मायके आई थी। माँ के अकेलेपन को वह खुद महसूस कर रही थी। निशा अपनी माँ से मन की भाव टटोलने के ख्याल से बोली, माँ घर कितना बड़ा है, एकदम स्वर्ग लगता है ना? हाँ बेटी, हम सब खुश हैं, सबने अपने अपने घर भी सजा रखे हैं। माँ थोड़ी जज्बाती होती हुए कहा। माँ आप तो खुश हो ना माँ, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? माँ की दुखती रग पर जैसे निशा ने हाथ रख दिया। माँ कुछ देर के लिए अतीत में खो गई और न चाहते हुए भी बोली, वो भी क्या दिन थे बेटे, पहले घर ही छोटा था, लेकिन तब हम सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे भोजन किया करते थे। आज की तरह पारिवारिक बंदिशें नहीं थी, मौज मस्ती नोक झोंक करते थे, वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन आज अगर मैं बीमार होकर कराहती भी रहूं तो दीवार के उस पार तक आवाज तक नहीं जाती। सबके अपने अपने अलग अलग चूल्हे, अपने अलग अलग खान पान, अपने अलग अलग रहन सहन। माँ की आंखें डबडबा आई थी। ऐसा देख सुनकर निशा को आघात सा लगा। उसने भाभियों को सबक सिखाने की सोची और माँ से बोली, एक बार मैं अपने भैया भाभियों को समझा कर देखती हूँ। अपनी बेटी को ऐसा न करने की सलाह देते हुए उसकी माँ बोली, नहीं बेटी, अब इसकी जरूरत नहीं है। कमरे की दीवार की क्या गलती, घर को स्वर्ग बनाना हो तो हमेशा मन की दीवार को उठने से रोकना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोक कथा लिखने का प्रयास कर रही हैं। अध्यक्ष टिप्पणी 2 शब्दों में हमारी आज की अध्यक्ष सुनीता मिश्रा जी देंगे। अच्छा, एक तो मुझे ये उसमें अनुचित लगा कि वो लड़की उठ के खड़ी हुई कि मैं सबक सिखाती हूँ। इस तरह के वाक्य बतलाइए यहाँ पे। आखिरी लाइन माँ की कही हुई बहुत अच्छी है। और क्या है कि दीवार, आखिरी लाइन बोलिए, ज्यादा बड़ी कथा रहती है तो दिक्कत जाती है। तो क्या है आखिरी लाइन बताइए। आखिरी लाइन है, हाँ आखिरी पैरा वाला, अब इसकी जरूरत नहीं है। कमरे की दीवार की क्या गलती, घर को स्वर्ग बनाना हो तो हमेशा मन की दीवार को उठने से रोकना चाहिए। बिल्कुल, माँ का शब्द ये बिल्कुल रखिए आप, पूरा का पूरा रखिए। यही पंचलाइन बन सकता है। बस केवल इतना कहे लड़की, क्या मैं भाभी से बात करूं, क्या मैं भैया से बात करूं, बस। सबक अब मत सिखाइए, बेचारी मायके आई है, पड़ जाएगी बेचारा। देख कितनी बढ़िया सुझाव मिला आपको। बहुत, हालांकि ये रचना आपकी अच्छी है। अब वही पंचलाइन है, अंत में जो आपने जो वाक्य बोला कि वो पंचलाइन आपका अच्छा है। अच्छा है। और जो बीच में जो एक बड़ी सी लाइन आपने कर दी कि माँ यहाँ पे देखिए, जरा भी आप हिलती डुलती तो वो कालखंड दोष था, लेकिन आपने संभाल लिया, अनजाने में संभाल लिया है वो। आपको नहीं पता कि कालखंड दोष आ जाता जो माँ को याद आया। अनजाने में वो आपसे संभाल गया है। ऐसे संभाला जाता है कालखंड दोष। हाँ, ये सीखना चाहिए। काल दोष आप बच गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल बच गए। राजप्रिया रानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया समीक्षात्मक टिप्पणी देने के लिए। हमारे मंच पर मंजू गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। बहुत दिनों से वो कवि लोक कथा और कई रचनाओं का सृजन कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि मंजू गुप्ता जी भी अपनी एक लोक कथा का पाठ करें और उस पर फिर समीक्षात्मक टिप्पणी कुछ सुझाव देंगी सुनीता जी। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी। माइक खोल लीजिए। भूल जाते होता है। मंच के ये प्रबुद्ध वर्ग को मेरा नमन है। मैं वाशी नबी मुंबई से डॉक्टर मंजू गुप्ता बोल रही हूँ और मेरी लघु कथा का नाम है, शीर्षक है सच्ची श्रद्धांजलि। कोलकाता के वृद्धाश्रम के बहुउद्देशीय सेवा केंद्र द्वारा भेजे गए कोरियर में रीमा बिल फॉर फ्यूनरल योर मदर को विस्मित नेत्रों से पढ़कर इकलौती बेटी रीमा अपनी बूढ़ी माँ की अंतिम क्रिया में न शामिल होने के दुख से फपक फपक कर रो रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। तभी पास बैठे उसके पति ने रीमा से रोने का कारण पूछा तो रीमा ने वह बिल दिखाया। सांत्वना देते हुए पति ने उसका ढाढ़स बनाया और फिर रीमा से कहा, तुम्हारे कहने से ही तो मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। चलो हम उसे वापस घर ले आते हैं। रीमा ने अपने पति को हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी सहमति जताई। रीमा ने मन ही मन में सोचा और पति से कहा, यही मेरी माँ के लिए प्रायश्चित और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छी शीर्षक क्या है आप लोक कथा की? सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची श्रद्धांजलि जी। कहीं पे मुझे इसमें वो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं आपकी मीन में निकालूं। सारे शब्द सही लिए हैं आपने और अंत भी बहुत अच्छा किया है कि पति कहता है पत्नी से कि यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद। अंत भी अच्छा है। बहुत मेहनत की लगता है आपने। मैंने 2015 में लिखी थी ये लघु कथा और प्रथम आई थी पानीपत से। चलिए तो आप मंजू गुप्ता जी आज पास कर गए, यही बहुत है। आज आप बैठी हुई हैं यहाँ सुनीता जी उन्होंने आपको पास कर दिया। चलिए हम अब आगे बढ़ते हुए हम अब बस 2-3 रचनाकार और है, उसके बाद हम समापन की ओर जाएंगे। सुनीता जी के लिए बोलना चाहती हूँ एक लाइन, बस ज्यादा नहीं। बहुत सुंदर समीक्षा कर रही हैं और ज्ञानवर्धन मेरा भी बहुत आपसे सीख रही हूँ। चलिए हमारे मंच पर एक और रचनाकार इंदु उपाध्याय जी भी हैं कि नहीं, वो आई थी, पता नहीं चली गई कि आई हैं। अब सब लोग चाहेंगे तुरंत हम उनको प्रस्तुत कर दे, कैसे संभव है? वो तो क्रमवश जिस तरह आए हैं उनको उपस्थित कर रहे हैं। मीना कुमारी परिहार भी आई थी, अभी नज़र नहीं आ रही हैं। इंदु उपाध्याय जी भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पूनम नाम से कोई है क्या? पूनम नाम से कोई रचनाकार हैं? अब पूनम श्रेष्ठी है, पूनम कुमारी है, पता नहीं चल रहा है। यदि मंच पर कोई हो बचे हुए तो कृपया आइए, नहीं तो हम रचना ये कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। अनिल कुमार जैन भी जुड़े थे, फिर से लगता है चले गए। पुष्प रंजन जी भी जुड़े थे, अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। पुष्प रंजन जी, रजनी श्रीवास्तव, अनंता जी भी जुड़ी थी कुछ समय के लिए। वो फेसबुक से फिर यहाँ पर आई थी। अभी हमारा लाइव चल रहा है फेसबुक पर भी, अवसर साई धर्मी पत्रिका के पेज पर। उसको वो लगातार कमेंट देती रही हैं, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कुछ काम, जैसा कहें कि मतदान के कारण कई लोग बहुत भाग दौड़ में। ये बात हो सकती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद आज जितने रचनाकार उपस्थित हुए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपनी इस ऐसे माहौल में भी यहाँ उपस्थित होकर इस गोष्ठी को एक ऊंचाई प्रदान किया है। यदि कोई और रचना पढ़ना चाहें तो कृपया तुरंत अपनी सूचना दें, और नहीं तो मैं अध्यक्ष टिप्पणी के बाद कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊँगा। कोई अनिल कुमार नाम आ रहा है, अनिल जी भी कोई है क्या?
अनिल कुमार जी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? चेहरा सामने कीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ, चेहरा सामने कीजिए। आप चेहरा नहीं आ रही है। आप कैमरा ठीक कीजिए। और हाँ, और थोड़ा, अब थोड़ा सा और कीजिए। ठीक, थोड़ा दूर हो जाइए। थोड़ी दूर हो जाइए, थोड़ी दूर हो जाइए। चलिए, मेरी रचना का शीर्षक आप कहाँ से है? पर 1-2 लाइन परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? अच्छा, चलिए, स्वागत है आपका। आप अपनी एक लोककथा का पाठ कीजिए। सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ जी। उठो मधु, शिव ने अपनी पत्नी को आवाज दी तो वह अचकाचाकर उठी। एकदम डर गई, जैसे कोई भयानक सपना देख रही हो। शिव ने एक हाथ में पानी का गिलास ले रखा था, दूसरे हाथ में चाय का कप। शिव का ऐसा रूप देखकर वह चौंक गई। रात को झगड़ा करते हो, सुबह उठकर प्रेम प्रदर्शन। बहरूपिया हो तुम, अब नहीं चलेगा ये सब। मधु ने कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार अंतिम चेतावनी दी थी, दारू पीकर मुझसे झगड़ा करोगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम मानते ही नहीं हो। कैसा रूप है ये तुम्हारा, अब सहन नहीं होता। रात की घटना स्मृति पर आई तो चीर उठी मधु। तुम तो बहरूपियों को भी पीछा छोड़ती है। वे ऊपर से स्वांग करते हैं पर मन तो मनुष्य का ही रखते हैं। तुम तो रंग बदलते हो, राक्षस बन जाते हो, राक्षस का बर्ताव करते हो। दारू सिर चढ़कर बोल रही थी, नहीं अब मैं नहीं सहन करूंगी, रोज का काम हो गया। उसने उठकर पुलिस को फोन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी। आप इस पर कुछ सुझाव देंगे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय। बहुरूपिया पति की ज्यादती दारू पी के जो पत्नियों पे करते हैं, वाकई ये आज के शीर्षक क्या था अनिल जी? शीर्षक क्या था? बहुरूपिया। अच्छा, बहुरूपिया। रात को झगड़ा करता है दारू पी के और सुबह उठ करके प्रेम सुनाइए। हाँ, सुन दिया पूरा। उसने प्रतिरोध के रूप में पुलिस को फोन कर दिया। और ये आम बात है कि पुरुष जो इस तरह के होते हैं कि दारू पी के आते हैं और दंगा करते हैं घर में, लेकिन सुबह वो तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बटरिंग करने लगते हैं वाइफ की। तो इस बार जो पत्नी ने कदम उठाया वह वाकई तारीफ के लायक था। यह कदम उसका उठाना बिल्कुल उचित था कि उसने पुलिस को सूचना दे ही दी। उसके बहकावे में, उसकी बातों में वो नहीं आई। बहुत अच्छी सार्थक लघु कथा है आपकी और एक संदेश भी दे रही है कि मैं निवेदन करूं। हाँ। मैं बीच में एक निवेदन करूं। कल मैंने इसको पटल पे डाला था तो उस पे एक विपरीत टिप्पणी आई, तो मैंने उसको डिलीट करने की कोशिश की कि ये लघु कथा नहीं है और लघु कथा का कथ्य इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अब हिम्मत करके पढ़ी आपके सामने कि भाई जो भी टिप्पणी होगी मुझे पता तो चलेगा। अब आप इसके लिए क्या वास्तव में लघु कथा नहीं है क्या? नहीं, ये लघु कथा है। अच्छा। और एक उद्देश्य है इसके पीछे, स्त्रियों के लिए भी, कि उनको प्रताड़ना नहीं सहनी चाहिए। उसने पुलिस को फोन करके बहुत अच्छा कार्य किया पत्नी ने उनकी, कि हमेशा कहने से तो केवल एक रात की घटना सुबह लिखा है मैंने, तो कालखंड दोष भी नहीं है मैं जहाँ तक समझाऊं अब तक। अच्छा, रात नहीं, कालखंड दोष इसलिए नहीं हुआ कि चर्चा तो सुबह की है ना। हाँ, चर्चा सुबह की है। हाँ, अब तो वो कह रही है कि रात में तो तुम इस तरह से रहते हो, दिन में ऐसे, तो कालखंड दोष यहाँ बिल्कुल नहीं। फ्लैशबैक में आपने दिया है, फ्लैशबैक में देने से काल दोष शादी बच जाता है जब बोझ हो। और दूसरी बात, आप टिप्पणी पर नहीं जाइए। टिप्पणी वैसे लोग भी देते हैं जिनको लोककथा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो टिप्पणी कई लोग कई तरह से देते हैं। लेखक को फिर आत्ममंथन करना चाहिए, वो टिप्पणी कहाँ तक सही है या नहीं है, हम खुद मूल्यांकन करेंगे। तो उससे उन्होंने टिप्पणी इस तरह से करी कि ये लघु कथा ही नहीं है, केवल नहीं, घबराना नहीं चाहिए। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। देखिए, मेरी बात सुनिए अनिल कुमार जी। कथा शुरू हुई सुबह से। सुबह वो पत्नी को पानी और चाय और दूध लेके गया। तब पत्नी ने कहा कि रात को तो तुम ऐसा,
व्यवहार करते हो। यहाँ पे काल खंड दोष कहीं नहीं है। मेरी अर्ज ये सुबह की है, सुबह है और सुबह ही उसने फोन किया, बस। मैं बिल्कुल नया लिखने लगा हूँ साल भर से। नहीं, आप प्रयास मैं- कीजिए, आप बेहतर लिख रहे हैं और बेहतर लिखिएगा। और जब आप सुनीता जी बहुत दिन से लिख रहे हैं, वरिष्ठ लेखिका है, हमारे मंच पर अध्यक्ष कृपाई है, उन्होंने जब स्वीकृति दे दिया तो बस आप समझिए ठीक है। नहीं, ठीक है, आप लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, साहब जी। मंच से आप जुड़े रहे, आपका स्वागत है। और जी जी अब तो और कोई नहीं ना बचे हैं, मैं समापन की ओर जा रहा हूँ। यदि कोई बचे हो तो फोन कर दीजिएगा। हम मुझे लगता है अधिकांश लोग हो गए हैं। पूनम नाम से एक आ रहा है, वो आ रही है उपस्थिति, लेकिन उन्होंने कोई स्वीकृति अभी तक दिया नहीं। अंकज जी थोड़ी देर बात करते हैं, ऑनलाइन में है तो थोड़ी देर। तो दोस्तों अब तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बचे हुए हैं। मैं बड़ी आधापूर्वक से समीक्षात्मक टिप्पणी तो शुरू से अंत तक देती रही हैं सुनीता जी, और लगभग वो अपने काम को पूरा पहले ही कर चुकी है। इसके बावजूद सभी का निचोड़ के रूप में मैं चाहूँगा कि 2-4 मिनट में, 5 मिनट में जो भी कुछ कहना चाहें अध्यक्ष टिप्पणी रूप में, जो विचार देना चाह रहे थे, तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि एक निचोड़ के रूप में आप प्रकट कीजिए। सभी लोक कथाओं के बारे में बोलने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि आपने सभी लोक कथाओं पर तो आपने विस्तार से हम चाहते थे भी कि प्रत्येक लोक कथा के बाद तुरंत त्वरित समीक्षा हो ताकि आप किसी को भूल न जाए, तो वह काम तो हो गया। अब हम समापन के अवसर पर चाहूंगा कि आप अपने 2 शब्द प्रकट करें। धन्यवाद सुदेश्वर जी। सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच के बारे में ही कहना चाहूंगी कि आप मंच पे जो लघु कथाकारों को ऊपर उठा रहे हैं, 9 लघु कथाकारों को, नए रचनाकारों को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक यज्ञ की तरह है, यज्ञ में हवन की आहुति की तरह है। बहुत बढ़िया रचना, अच्छी। भाई नया रचनाकार जो है वो एकदम अच्छी रचना नहीं लिख सकता, धीरे धीरे ही सीखता है, और ये सभी, ये जो नियम है सभी पे लागू होता है। एकदम से कोई सीख के नहीं आता, कई बार तो वो हड़बड़ाता भी है कई चीजों में। जैसे अभी अनिल जी ने घबरा के पूछा कि ये कालखंड दोष तो नहीं है। अभी कहीं लेखकी प्रवेश पे भी एक बात उठ गई थी निर्मल जी की। तो इस तरह के जो लघु कथा के मानक हैं, जब नहीं समझ पाते हैं तो वो वाकई घबराते भी हैं। लेकिन अगर वो पूछ लें, इस बात को समझ लें, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप लघु कथाएं खूब पढ़ें। खूब जितना पढ़ेंगे ना उतना आप सीखेंगे, ये मेरा सबसे कहना रहता है। हम खुद भी लगे रहते हैं लघु कथाएं पढ़ने में, जितना हम पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे और अपने कोई 30 मार्क का समझ के लिखते रहेंगे तो हम कभी भी लघु कथा का ओर छोर नहीं पा सकते, न लघु कथा के मानकों में फिट बैठ सकते हैं, न हमारी लघु कथा किसी उद्देश्य में सफल हो सकती है, किसी उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। तो हमें पढ़ना बहुत चाहिए। सर अब मैं 5 मिनट 2 मिनट की बात और कह दूं। हाँ स्वागत। हाँ बोले स्वागत है ना जी। हाँ, बस जब ये लघु कथा के कालखंड दोष की बात है, एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटी सी लघु कथा मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है, आप बोलिए। हाँ, बहुत ही 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ बोलिए। कि मैं 20 साल बाद अपने शहर लौटा, तकरीबन 20 साल बाद अपने शहर लौटा। वहां बाजार में मैंने एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति को देखा जो फलों का सब्जी का ठेला लगाए हुए था। देखिए गौर करिएगा, 20 साल बाद अपने शहर लौटा तो वहां मैंने एक व्यक्ति को सब्जी का ठेला लगाए हुए देखा। वो आदमी, वो वृद्ध व्यक्ति मुझे देखकर मुस्कुराया। तो मेरे जहनी कश्मकश हुई, दिमाग मतलब मैंने जोर डाला अपने दिमाग में कि ये व्यक्ति मुझे पहचानता है और मैंने भी इसे कहीं देखा है। अचानक मुझे याद आता है कि अरे ये तो जब मैं विदेश जा रहा था तो ये व्यक्ति, इसकी तो बहुत बड़ी आटा मिल थी, बहुत नौकर चाकर थे, बहुत मान सम्मान था, बहुत दानी था, सबको देता रहता। आज ये हालत कैसे? सब्जी का ठेला लगाया हुआ है वो व्यक्ति। अचानक
दिमाग में आया कि ये तो वही ताऊ जी हैं, इन्हें मैं ताऊ जी कहा करता था। एकदम दौड़ के मैं उनके पास गया, उनके मैंने चरण छुए और मैंने पूछा, ताऊ जी ये सब कैसे? ताऊ जी ने कहा, बेटा बच्चे बड़े हो गए हैं ना, बस। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, कालखंड 20 बहुत साल बताए मैंने, बहुत बढ़िया। 20 साल बताए कैसे उन्होंने उस कालखंड को पूरा किया। हाँ तो 20 साल पहले की साल बात बाद है। मैं जी अपने जी। शहर लौटी। उसके बाद में उन्होंने पूरी कथा की। तो कालखंड यहाँ पे उनको छुआ भी नहीं। ये शब्दों को किस तरह से पिरोया जाए कि चाहे आधे घंटे का कालखंड हो, चाहे 10-20 साल का हाँ हो, हाँ, वो चाहे खत्म हो और भी जाता ज्यादा है। का हो, जी जी। इसको इस तरह से भरा जाए। नहीं, और आपकी इस बस बात से आखिर बहुत का लोग वो शब्द सीखेंगे। था कि हाँ बेटे बड़े हो गए हैं ना, बस ये एक मारक है, ये एक पंच है। इसके आगे एक शब्द नहीं लिखा। अगर एक शब्द भी लिखते तो लेखकी प्रवेश हाँ होता। हाँ। और ये लघु कथा है योगराज प्रभाकर जी की, जिसे मैंने कभी पढ़ी थी तो अचानक मेरे दिमाग में आ गई। अब आप कालखंड समझ लीजिए। मैं इसीलिए कह रही थी कि नहीं बहुत बहुत कालखंड बढ़िया, क्या आपने है बहुत बढ़िया से और आपने बहुत बढ़िया से विवेचन किया। ऐसे निश्चित तौर पर नए पुराने जो भी रचनाकार जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अभी हम लोग जो गूगल मीट पर है, हम लोग सिर्फ गूगल मीट पर नहीं है, अभी अब लाइव हो रहा है अवसर साहित्य धार्मिक पत्रिका फेसबुक पर भी, और वहाँ भी तमाम लोग देख रहे हैं, प्रतिक्रिया देख रहे हैं। उसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और सबों ने, विजय कुमार मौर्य भी लिखते कि काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम आपका चल रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं हजारी सिंह भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, निवेदिता भी जुड़ी हुई हैं, मतलब कई लोग फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश भर के लोग चाहे तो इस कार्यक्रम से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखला सकते हैं। तो हमारा मंच का उद्देश्य भी यही है। इस उद्देश्य में हम कहाँ तक सफल है ये तो आप लोग देख रहे हैं, महसूस करें। और आप लोग का स्नेह आशीर्वाद चाहिए। आपने जो हमारे प्रति 2 शब्द प्रकट किया वह हमारे हौसला को बढ़ाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं समय की बर्बादी कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक तरफ रख देता हूँ। मेरी आत्मा जो कहती है मैं उसको मानता हूँ, और आप लोग जो कहते हैं उससे ही मुझे शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आगे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, चलते रहेंगे। अब कार्यक्रम का हम समापन अध्यक्ष उद्बोधन के साथ हो ही गया है। गार्गी राय जी हमारे मन से बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि आप तमाम रचनाकारों को धन्यवाद के साथ धन्यवाद ज्ञापन आप कीजिए संस्था की ओर से। बाप रे सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे गए। दे आप लोग आपका ही मंच है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ कार्य करता हूँ। सर, सबसे पहले तो समृद्ध मंच को नमन, और आदरणीय सिद्धेश्वर सर की इनकी अध्यक्षता में ये सब कुछ संपन्न हो रहा है। हम लोग रोज सीख रहे हैं। कालखंड दोष हमने अध्यक्षता तो सुनीता मिश्रा जी की है। अरे अध्यक्षता सुनीता मिश्रा जी की है, मैं ये संयोजन कर रहा हूँ। सुनीता दी को देखना बहुत ही सुखद रहा, इनको सुनना, इनको जानना। अध्यक्षता वही कर रही है आज की, मैं सिर्फ संयोजन कर रहा हूँ, अध्यक्षता तो वही कर रही है। जी हाँ सर, वो अचानक से आप माइक पकड़ा दिए सर। कोई बात नहीं, सीखिएगा कैसे, इसी तरह सीखिएगा। और ये दीदी को सुनना और सीखना, सामने से देखना, सब बहुत सुखद रहा। और लास्ट के तो योगराज सर की कहानी तो एकदम मन को छू गई। दीदी एक सवाल है मेरा कि इस लघु कथा का शीर्षक क्या था? संतान। अच्छा, मैंने भी बहुत पहले पढ़ी थी। अभी भी मुझे लगा कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं भूल ना जाऊं, पर वो गनीमत पूरे शब्दशः नहीं ले सकी मैं सारी सुनाया मैंने। संतान है शीर्षक इसका। संतान है। नहीं, बहुत इसके बाद तो हमको लगता है कि किसी को संशय नहीं रहनी चाहिए अपनी लघु कथा में। जी, जैसे मैंने भी लिखा तो अंत के लाइन आपको जैसे सुनना शुरू किया वैसे मुझे लगा कि इसको काट देते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पोस्ट कर दिया था और मुझे भी अपनी गलती को सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक परिष्कृत नहीं होंगे। जी। तो और बाकी तो निशा जी आई हुई थी मुख्य अतिथि के रूप में। उनकी 5 कहानियों पे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। आप लोग की समीक्षा बहुत अच्छी रही। सर की समीक्षा, दीदी की समीक्षा,
और बाकी जितने रचनाकार हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। और ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आदरणीय सिद्धेश्वर सर की कार्यशाला हम सबके लिए बहुत ही लाभान्वित होगा, चाहे वो नए लोग हैं चाहे वो पुराने लोग हैं। और सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है दीदी, हम सामने नहीं बोल रहे हैं, हम पीछे भी बोलते हैं कि ये सबको लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे जानते हैं तो मुझे 100 में 90 दे देंगे और जो नया लोग है उसको मतलब 85-60 पर फेल करेंगे। मतलब इतना बड़ा हृदय है इनका इस मामले में, क्योंकि हमने साहित्यिक जगत में देखा, मुझे लगता था दीदी मैं 2 साल से पूरा टोटली घरेलू हूँ और 2 साल से साहित्य जगत में घुसी तो मुझे लगा कि ये तो सरस्वती को साधने की जगह है, यहाँ तो खराबी हो ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्रतिद्वंदिता है, यहाँ पर भी आगे बढ़ जाने की ये है। उस माहौल में हम सर को देखते हैं, हो सकती है कोई गलती हो, लेकिन सबको एक बराबर एक तराजू पे तौलना इनकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसके लिए नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इतना बड़ा हृदय बहुत कम एडमिन का होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग इस जोक समझते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मंच तो आपका है, आपके लिए है। इतना बोल लिया गार्गी, इतना बोल लिया, बताओ कह रही हो हम कैसे बोले। हमारे मंच का ये भी उद्देश्य है कि अचानक किसी को थमा दीजिए, वो सीख जाएगा। एक आदमी कहा था कि हम तैरना नहीं जानते थे और हम डरते थे पानी में जाने से, एक दिन उसको लेकर जबरदस्ती कोई डाल दिया, वो हाथ पैर मारने लगा तो उसी से सीख गए। वही बात है जी जी जी। चलिए जहाँ खड़े होंगे 2-4 शब्द बोल ही देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, खासकर चैतन्य जी को भी हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। आज पहली बार हमारे लोक कथा सम्मेलन में आए हैं, आगे भी आपका सहयोग से मिलती रहे। और सभी को एक साथ नमस्कार देते हुए अब हम विदा भी चाहेंगे, आप लोग विदा करेंगे और इसी प्रकार आपका स्नेह सहयोग मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर निशा भास्कर और सुनीता जी को विशेषकर धन्यवाद। नमस्कार। सब लोग खुश रहे। नमस्कार जी दीदी, प्रणाम। सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। खुश रहो।